नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात कांग्रेस की। देश की सबसे पुरानी पार्टी आज अपने संकट पर मंथन कर रही है। संकट पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर है। कांग्रेस के 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखकर पार्टी नेतृत्व में बदलाव की मांग की है। अगस्त 2019 में राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी थी। 10 अगस्त 2020 को बतौर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल खत्म हो गया। अब पार्टी के कुछ नेता राहुल गांधी को पार्टी का अगला अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं की चिट्ठी से पार्टी में हंगामा खड़ा हो गया है। चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस की आगे की दिशा क्या होगी। राजनीति में अगले आधे घंटे हम कांग्रेस के भविष्य से जुड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर, संजय कपूर संपादक हार्ड न्यूज, अंशुल त्रिवेदी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कांग्रेस के नेता शिव भाटिया। शुरुआत करते हैं कल्याणी जी आपसे। आपने बहुत लंबा वक्त देखा है कांग्रेस का, पूरा जो एक बहुत ऐसा वक्त था जब कांग्रेस ही कांग्रेस थी चारों ओर। आज भी आप देख रही हैं जब कांग्रेस का ऐसा लगता है कि बहुत बुरा वक्त चल रहा है। और ऐसे में नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इस पूरी परिघटना को आप कैसे देखती हैं? ये देखिए, नेतृत्व को लेके पहले इनको साफ क्लियर होना चाहिए कौन लीडर है। ये लीडरशिप क्राइसिस को पहले दूर करना चाहिए। वो उसके लिए तो अभी ये लोग चिट्ठी लिखा है, क्योंकि उसके बारे में कोई सोचा ही नहीं है। पार्टी एक दिन पर दिन डाउन जाते रहे हैं, इसलिए सबको थोड़ा बहुत सारे लोगों को प्राइवेटली तो हम लोगों की बोलते हैं कि इतना बुरी हालत हम करना नहीं चाहिए, हमको ठीक करना चाहिए। और 2014 इलेक्शन और 2019 इलेक्शन दोनों में कम सीट्स लिया। उसके आगे भी कभी पार्टी एक साथ बैठ के किस लिए हुआ, क्या हुआ, कैसे ठीक करना, कोई सोचा ही नहीं है। तो उसका जरूरत है। ये जो लीडर्स 23 लीडर्स ने यही लिखा है कि नेतृत्व पर क्लियर करो। और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता था बहुत दिन पहले, 90s का पहले, तो उसको रिवाइव करना है। वो सबसे ऊंचा 7 मेंबर बॉडी था, उसको रिवाइव करो बोल रहे हैं। वर्किंग कमेटी को भी इलेक्शन करना है और पूरा ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्शन में लाना है। ये तो कोई बुरी बात नहीं है, ये तो करना ही करना है। इतना दिन से वो उसका ध्यान नहीं दिया। पार्टी के लिए सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशन को खड़े करने के लिए कुछ काम लिया नहीं है। नहीं तो ये इतना बुरी हालत आना ही नहीं है। तो जो मध्य प्रदेश में देखिए क्या हुआ कि इलेक्शन होने के बाद भी तो वो जीत के हार गए। अभी तो उनके पास कोई बीजेपी के पास चला गया। ये सब कोई ये लोग जो ओल्ड गार्ड जो बोलते हैं, उनको ये है कि राहुल गांधी उनके खोटरी, वो जो यंगर लीडर्स हैं, उनको कोई पता ही नहीं है क्या ग्राउंड में क्या होता। उनका सलाह लेके चल रहे हैं पार्टी। ये इनको दुखी है, इसलिए बिल्कुल इनसे कोई पूछता नहीं है। इसलिए मेरा हिसाब से तो वो लीडर्स के लिए वो चिट्ठी लिखना कोई गलत बात नहीं है। वो पार्टी फोरम में चिट्ठी लिख रही है, वहां नहीं डिस्कस किया तो कहां करें। बिल्कुल एक सवाल, और खास तौर पर भारत में लोकतंत्र के निर्माण, उसकी बुनियाद डालने में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवहार और संगठन का लोकतांत्रिकरण की मांग करना ऐसे कुछ गलत नहीं लगता है। संजय कपूर जी, लेकिन क्या सिर्फ मामला इतना ही है? क्या नेतृत्व का एडोकिज्म इस समय एक संकट बना हुआ है, और ये है तो क्यों है? और दूसरा ये कि क्या सचमुच बात सिर्फ नेतृत्व की है, या कहीं एक वैचारिक संकट में भी कांग्रेस फंसी हुई है कि आखिर आगे रास्ता क्या हो? क्योंकि जिस तरीके से हर मोर्चे पर आज बीजेपी, आरएसएस जो कल तक हाशिए पर थी, उसने समाज के लगभग हर वर्ग पर एक अपनी वैचारिक पकड़ बनाई हुई है। उसका कोई मुकाबला करता दिखे कांग्रेस, इस तरह की कोई योजना कांग्रेस के पास फिलहाल नहीं है। क्या कहेंगे आप? आपने जितने भी मुद्दे थे सब अपने सवाल में निचोड़ दिए, और इसकी अगर चर्चा करना चालू करा तो बहुत लंबा समय उसी पे, मेरे ख्याल से CWC भी कई सारे मुद्दों पे बात कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में मुल्क में आवश्यकता हो गई है एक मजबूत विपक्ष की, और कांग्रेस जब उस पैमाने पे खरी नहीं उतरती है तो कई लोगों में इस बात की व्याकुलता है। यही नहीं कि सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस के बाहर भी जो तमाम लोग हैं, उनको इस बात की तमाम परेशानियां हैं कि जो विपक्ष है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। 2019 का चुनाव, वो एक उम्मीद कुछ जगी थी कि ना हो सकता है कि बीजेपी को अगर हराया ना जाए तो कम से कम उसको कुछ कम नंबर में समेट दिया जाए।
परंतु जिस तरीके की हार 2019 में हुई उसके कारण कई सारे होंगे कि आप 44 से 51 तक पहुंचे और उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई कि एक पुरानी जो पूरी पीढ़ी है उसका जो राजनीतिक भविष्य है वो खत्म होने की कगार पे आ गया। तो इन सब चीजों को लेते हुए जो 23 बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखी है उसको एक है ना, ये जो पूरी भावना है उसको उसके मद्देनजर से देखना चाहिए। उनके ऊपर जैसे राहुल गांधी ने अविश्वास व्यक्त किया, वो अपने आप में मेरे ख्याल ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ये अकेली पार्टी है जहाँ पे इस तरीके की लोकतांत्रिक चर्चा हुई, चाहे 4-5 साल बाद हुई, जब भी हुई। ये हम उम्मीद नहीं करते कि बीजेपी में इस तरीके की चर्चा होगी। तमाम चीज़ें जो बीजेपी में हो रही हैं, उनकी जो लीडरशिप कर रही है, उनको आवश्यकता भी नहीं है, परंतु उस तरीके की हमने चर्चा अभी तक फिलहाल कई सालों से कभी नहीं देखी है जो कि कांग्रेस में हो रही है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह से कुछ रास्ता निकलेगा, क्योंकि इसमें सबसे जो मुख्य बात है जिसका कि आपने जिक्र करा कि कांग्रेस की जो वैचारिक लड़ाई है वो अपने आप में मजबूती, क्योंकि जब एंटनी कमेटी रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो पूरा जो इम्प्रेशन है, जो इमेज बनी हुई है, वो एंटी हिंदू पार्टी है और उसको किसी तरीके से करेक्ट करना चाहिए। उसका नतीजा निकला कि काफ़ी समय तक राहुल गांधी सिर्फ मंदिरों का चक्कर लगाते थे, किसी भी टोपी वाले किसी भी मज़ार में जाने में हिचकिचाया करते थे। उसकी जो धर्मनिरपेक्ष छवि थी उसको वो मिनिमाइज करने लगे। वो जितना भी उनके ऊपर है ना क्रिटिसिज्म हो रहा था, वो उसको बी टीम कांग्रेस बीजेपी की बनने के चक्कर में हो गया। और इसमें कई सारे तमाम जो कांग्रेसी नेता है भी, उनमें भी एक है ना वैचारिक ढुलमुलपन दिखाई पड़ा, जो कि की स्थिति आज की इस तरह की ला के खड़ा कर दिया है। यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि हम आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। तो अगर है ना मध्य प्रदेश में सरकार टूटी है तो कांग्रेस ने जीती थी, परंतु जो तमाम लोग जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी बिना किसी सोच के चले जाते हैं, तो ये कहना सवाल उठना चाहिए कि अगर वैचारिक समानता ना होती तो क्यों जाते वहां पर। क्योंकि मेरी समझ में अगर वैचारिक बहुत बड़ा मतभेद है तो आपको कई दफा सोचना पड़ेगा कि वहां जाइए। जाने के पहले सोचेंगे कि चले कैसे गए, क्योंकि बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट होना चाहिए। बिल्कुल, यानी उनकी अपनी अंतरात्मा कहीं से उन्हें रोकती नहीं है जब वो कांग्रेस से बीजेपी में जाते। शिव भाटिया, यहाँ आपके लिए एक सवाल है कि ये जो अभी बात संजय जी ने कही है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी में वैचारिक फर्क क्या है। सिर्फ सेकुलरिज्म कह देने से नहीं होगा। अगर हम आज ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस राम वन पथ गमन का जो पूरा सिलसिला है वो बना रही है, मंदिर बना रही है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज जो कल तक बीजेपी की पहचान थी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस कोई धर्म विरोधी पार्टी थी, लेकिन धर्म को जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का संकल्प था उसे आप राजनीति से अलग रखने का एक प्रयास करते थे। आज बढ़ चढ़ के हम उस चीज को होते देख रहे हैं। तो फिर कल कोई भी कांग्रेसी भाजपा में चला जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। और ऐसे में सिर्फ नेतृत्व की बात करने से कैसे समस्याएं आपकी हल होंगी, क्या कहेंगे आप? पंकज जी, पहले तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं रही और वो उन्होंने सर्वधर्म की बात करी है। और ये इन्होंने एक फिरकाप्रस्त ताकतों ने जिस तरह से एक प्रचार की रूपरेखा तैयार करके इसको इस तरह से धकेलने की कोशिश की है कि ये कहना कि हम हिंदुइज्म के खिलाफ हैं और हम कोई मुस्लिम पार्टी हो गए हैं, ये सोच ही गलत है। जिसके दरवाजे कांग्रेस खुलवाए, जिसका शिलान्यास कांग्रेस करवाए, लेकिन उसकी कार्यशैली में फर्क था और उसकी बात करना कोई गलत बात नहीं है। कौन इस देश में ऐसा था कि जो मंदिर नहीं चाहता था? और मंदिर घूमना किसी की विपोती नहीं है, कोई भी जा सकता है और कोई भी कर सकता है। लेकिन हम चाहते थे कि सर्वधर्म संभाव की बात करते रहे, जो गांधी जी ने हमें एक शिक्षा दे रखी थी। लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं, जो आज हम जहां पर खड़े हैं, उसके अंदर आप आज देखें तो 2014 के बाद हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल गया है। जिस तरह की कार्रवाइयां, जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की राजनीति आज हो रही है, उस राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सन 47 से लेकर 2014 तक कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। उसके अंदर ऑपोजिशन की सरकारें भी रही। इसलिए हमें ये चिंतन करने के लिए कुछ नेताओं ने इसकी बात की है। जो आपने कहा ना कि आज बदलाव की बात की है, वो बदलाव की बात नहीं है। कोई गांधी परिवार के खिलाफ नहीं है, कोई सोनिया गांधी जी के खिलाफ नहीं है, कोई राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं है। सिर्फ वो चाहते हैं कि किस तरीके से हम फोर्सफुली उस फिरकाप्रस्त ताकतों से लड़ सके कि जिससे कि हम एक मैसेज पब्लिक के अंदर दे सके, जो हम नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि मीडिया आज जिस तरह से बिहेव कर रहा है, वो मेरे को इसके ऊपर कहने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर समझते हैं मेरे से। तो चलिए, मतलब मीडिया बिहेव कर रहा है वो हमारे सामने सच्चाई है, लेकिन मीडिया
के अलावा भी आप संदेश किस तरह देते हैं उसका भी एक महत्व है। अंशुल त्रिवेदी जी, क्या वाकई जो लोग सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, बदलाव का मतलब चेहरा या नाम का बदलाव नहीं, उसकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। कहीं ना कहीं जो लोगों की बेचैनी है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए जिस तरह एक सक्रिय शीर्ष नेतृत्व हमें चाहिए वैसा नहीं है, क्या यह मानना गलत होगा? अंशुल जी। मुझे पूरी तरह आपकी आवाज नहीं आई, पर मैं एक बार आपका प्रश्न दोहरा देता हूं कि चेहरा मोदी के बनाम राहुल गांधी का ठीक नहीं आ रहा है और उनकी जो नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। नहीं, मैं आपको अंशुल जी मैं क्लियर कर दूं। मैंने ये कहा, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि जो मांग की गई है चिट्ठी में, जो नेतृत्व की बदलाव का मतलब ये नहीं कि चेहरा बदल जाए, नाम बदल जाए। गांधी परिवार से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि इस समय बीजेपी से मुकाबला करने की जिस कार्यशैली की जरूरत है कांग्रेस नेतृत्व में, उसमें लोग कमी महसूस कर रहे हैं और शायद इस वजह से उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। मेरा सवाल आप सुन पाए? सर, जो कार्यशैली की जो बात है वो कार्यशैली की बात इसलिए आ रही है क्योंकि राहुल गांधी बहुत दिनों बाद एक आइडियोलॉजिकली बहुत कमिटेड नेता के रूप में सामने आए हैं। उनके जो मुद्दे हैं, जो प्रो पुअर लेफ्ट लीनिंग पॉलिसीज हैं, उसको लेके वो काफी प्रतिबद्ध हैं। वो एनआरईजीए हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो या उनके न्याय योजना हो, वो उनका आइडियोलॉजिकल वैचारिक बेंट साफ साफ दिखाता है। और क्या पूरी कांग्रेस उसके पीछे उस रास्ते पर चलने को तैयार है, वो भी एक बात है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से एक अम्ब्रेला पार्टी रही है। तो उसमें जो आप देखिए, जिन नेताओं ने उनके खिलाफ ये चिट्ठी लिखी है, उनके पास कोई खासा मास बेस नहीं है। ये दिल्ली बेस्ड लीडर हैं और जो मास बेस्ड लीडर हैं, जैसे अशोक गहलोत हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, अमरिंदर सिंह हो गए, ये सब जो हैं, भूपेश बघेल हो गए, ये सब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी और या सोनिया गांधी में से किसी एक को कंटिन्यू करना चाहिए। बात यह है कि कार्यशैली की बात तब आती है जब राहुल गांधी का एक विजन लेके जो चलना होता है, जब वो बोलते हैं कि मैं मोदी को अटैक करता हूं, मैं उनकी पॉलिसीज को अटैक करता हूं, लेकिन बाकी की जो कांग्रेस पार्टी वो शांत हो जाती है, अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से चलने लगती है, तब प्रॉब्लम आती है। असल में बात कार्यशैली की नहीं है। यदि ये जो वैचारिक ठहराव है, ये जो असमंजस है, ये आपस में मिलके एक रोड मैप बना के चलते हैं, तो मुझे लगता है कि कार्यशैली भी ठीक होगी, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ विजन से ही क्लैरिटी ऑफ एक्शन आएगा। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात का जवाब नहीं मिला। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर कार्यशैली में दिक्कत नहीं है और जो बात अभी अंशुल त्रिवेदी ने कही है कि राहुल गांधी दरअसल एक लेफ्ट टू द सेंटर जो पार्टी की पॉलिसी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर शायद वैसा समर्थन नहीं मिल रहा। लेकिन हम देखते हैं तमाम मुद्दों पर अगर यह माना भी जाए कि इस तरह का वैचारिक विभ्रम है, तो पार्टी के अध्यक्ष के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। एक जमाने में उसे डिक्टेटर भी कहा जाता था, तो वो उस तरह का पॉलिटिकल प्रोग्राम क्यों नहीं दे पा रहा है, या उससे इस तरह की उम्मीद करना क्या गलत है? क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि अगर केरल में जो हवाई अड्डा बिकता है तो कांग्रेस के ही सांसद उसका समर्थन करते नजर आते हैं। देखिए, ये बात सही है कि राहुल गांधी लेफ्ट ऑफ द सेंटर हैं, उस तरीके की पॉलिसीज भी लाते हैं, परंतु सबसे बड़ी समस्या जो राहुल गांधी के साथ है, उनका लोगों के साथ, अपनी खास के पार्टी के लोगों के साथ जुड़ाव नहीं है। उनकी बाहर पॉपुलैरिटी ज़्यादा बड़ी होगी, तमाम यंग लोग उनके साथ है ना जुड़ना चाहते हैं, और जुड़े भी थे 2019 के चुनाव के पहले। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो दबाव में आ गए, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अगर वो टिके रहते तो कोई समस्या नहीं आती। उनके साथ तमाम जो मुख्यमंत्री भी हैं, वो सोचते हैं गांधी परिवार का जो नाम है उनको मदद कर सकता है। परंतु जो समस्या है उनकी कर वो है जनरेशनल डिवाइड जो पार्टी के अंदर है। वो एक ऐसे वर्ग को है ना रिप्रेजेंट करते हैं जो पुराने नेता हैं उनके साथ है ना वो इत्तेफाक नहीं करता, उनसे बात करने को तैयार नहीं। आप है ना तमाम कांग्रेसी लोगों से बात कर लिए, शिव भाटिया जी मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, पर उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो पुराने कांग्रेसियों को जगह नहीं दे रहे हैं। और सोनिया गांधी स्टेटस कोइस रही, वो जो बना के चल रही हैं, तो इस वजह से इन दोनों माँ बेटे के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका सबसे बड़ा जो प्रमाण हम देख रहे हैं। परंतु ये पार्टी तभी आगे बढ़ेगी जब अपनी कोर वैल्यूज जो कि धर्मनिरपेक्षता के थे, लेफ्ट ऑफ द सेंटर, गरीबों के बारे में चर्चा करना और विपक्ष की जो भूमिका है उसको समझना चालू करेगी। अभी तक ये पार्टी ऑफ द गवर्नेंस रही है और उस वाले जो पूरा मोल्ड है उससे वो अपने को निकल नहीं पा रही है।
अगर ये अपने को अच्छी तरीके से एक विपक्ष की पार्टी की ढालेगी, सवाल पूछने की क्षमता खड़ी करेगी, और जो तमाम लोग इस समय बीजेपी की सरकार से खिन्न बैठे हुए हैं, जो उम्मीद करते हैं कि विपक्ष खड़ा होगा, उन सबको नहीं जोड़ेगी, तब तक अपनी ताकत नहीं समझ सकती। बिल्कुल, एक असली बात ताकत है, पर इसको अपने को ना वो करना पड़ेगा, अपने को फिर से तैयार करना पड़ेगा। विपक्ष की और एक लड़ाकू विपक्ष की भूमिका उसे अदा करनी है। यह बात जितनी जल्दी कांग्रेस को समझ में आए उतना बेहतर होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम राजनीति में बात कर रहे हैं कांग्रेस के संकट पर। 23 नेताओं ने कांग्रेस के चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि किस तरह से हमें शीर्ष पर जो नेतृत्व है उससे सक्रियता की हम उम्मीद करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता शिव भाटिया भी हैं। शिव भाटिया जी, एक सवाल अभी जो उठा कि आपके जो नेता हैं, पुरानी जो पार्टी लंबे समय तक 70 साल से अगर माने हम कि सरकार में रहे लोग और तमाम पूरी कई कई पीढ़ियां कांग्रेसी होकर गुजरी हैं, लेकिन आज उनका कहना है कि जो आपका मौजूदा नेतृत्व है उसके साथ लोगों का कनेक्ट नहीं बन पाता है, वो एक्सेसिबल नहीं है। और ऐसे समय जबकि एक विपक्ष का दायित्व आपके पास है, तो एक ये बड़ी कमी के रूप में कांग्रेस पर ये भारी पड़ रही है चीज, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज के समय में राजनीति का एक सूत्र बदल गया है। झूठ की राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि हम पुरानी राजनीति से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद की राजनीति हमें करनी होगी। हम एक मूवमेंट की पार्टी रहे हैं। हम इस तरह की भाषा ना तो प्रयोग कर पाते हैं, ना हम सामने से फेस कर पाते हैं। उसी कारण ही इन लोगों ने इस तरह का माहौल पैदा किया, जिसके कारण ये आज ये स्थितियां पैदा हो गई। यस, आप ठीक कह रहे हैं, आप ही ने मेरी बात की। आप चिंता का विषय यही है। आज चिंता का विषय ये नहीं है कि नेतृत्व बदलना है, कोई रिवोल्ट की स्थिति है। आज चिंता का विषय यही है कि हमें चिंतन करना पड़ेगा कि आज की जो परिस्थितियां हैं उनसे हम कैसे लड़ाई लड़ें और कैसे हमें अपने आप को उनके सामने पेश करना होगा कि उनके झूठ को उजागर करने के लिए। यही वो लोग हैं। अगर ये 23 लोगों की चिट्ठी गई है तो उनकी चिंता भी यही है कि भाई हमारे को आज हमने 50 साल और 40 साल इस देश में दिए हैं और इस कांग्रेस पार्टी को के साथ दिए हैं, इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, सोनिया जी के साथ हुए हैं, तो हमें ये विचारात्मक तरीके से इसमें बदलाव लाने की जरूरत है और लाना ही होगा। मैं चाहता हूं, मेरी समझ ये कहती है कि अगर ये चिट्ठी गई थी तो हमारे नेताओं के बीच में से जो एक गैप सा खड़ा हो गया था, उसमें एक एक को बुला के बात करनी चाहिए थी। कहां पर डिफरेंसेस हैं, कहां पर हमारी सोच बदलनी चाहिए और जिससे कि हम बहुत इफेक्टिव तरीके से इसको फेस कर पाए। जिस तरह इंस्टीट्यूशंस आज टोटल फेल हो गए, मीडिया टोटल एक किस्म का बिल्कुल डिफंग हो गया, सरकारी मीडिया बन के रह गया है और कहने की बात, ऑपोजिशन की आवाज इस तरह से दबा दी गई है जैसे ऑपोजिशन का रिएक्शन ही नहीं होता। झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है। तो इस राजनीति को हमें समझ के अपने अंदर बदलाव लाने का जो समय है वो समय समय पे बदलाव और देखिए सुधार की हर चीज के अंदर हर समय जी ठीक है, सुधार की गुंजाइश होती है और इस चिट्ठी ने उस प्रक्रिया को निश्चित ही बढ़ाया होगा या बढ़ाएगा, ये हम देखेंगे। कल्याणी जी, लेकिन कांग्रेस का जो पूरा मामला है वो कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं रही। ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस इस देश को चलाने की एक कला रही है। खासतौर पर अगर हम याद करें, कभी नवभारत टाइम्स के एडिटर रहे राजेंद्र माथुर जी ने शायद इस तरह की बात कही भी थी। तो कांग्रेस के कमजोर होने का खामियाजा क्या आपको लगता है कि देश उसको भुगत रहा है, या फिर जो हमारा नेतृत्व है इस समय कांग्रेस का, वो उस परंपरा को, उस विरासत को, उसकी गंभीरता को समझ नहीं पा रहा है?
देखिए, इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि गांधी परिवार और द कांग्रेसी लोग अभी तक पुराना जो था, उनका जितना फेमस था, जितना कंट्री को गवर्न किया, उससे बाहर निकल के आया ही नहीं है। अभी अपोजिशन में बैठे हैं, फिर भी अपने आप को हम कुछ रूलर हैं ऐसा समझ के बात कर रहे हैं। इसको पहले बदलना चाहिए। दूसरा चीज है कि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना है। उसके लिए अभी इतना साल हो गया, सोनिया जी आने के बाद भी तो अभी तक 20 साल के ऊपर हो गया, और राहुल जी आने से भी 2017 से वो प्रेसिडेंट भी रहा, फिर भी पार्टी को कोई इतना ध्यान नहीं दिया कि खड़ा करने के लिए। इसलिए हर एक इलेक्शन में इनका हार होते जा रहा है। बूथ कमेटी पहले तैयार करना चाहिए, वो नहीं करते। इलेक्शन में कैसा जीतेंगे? तीसरा है कि नेता लोग, इवन दोस्त 23 लीडर्स जो आपने लिखा, उन लोगों को तक भी वो एक्सेस नहीं है लीडरशिप के साथ। लीडरशिप मतलब गांधी फैमिली के साथ, तो उनको कभी बुला के बात करना, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और फोर्थ थिंग, सेकंड लेवल लीडर्स इन द स्टेट, उनको खड़ा किया ही नहीं है। तो दिल्ली से लोग जाते हैं, दिल्ली से खत्म होता है। इस वजह से वो स्टेट्स में कोई आपका लीडर बचा ही नहीं है। और लास्ट में ये कांग्रेस का डायरेक्शन क्या है, इनका आइडियोलॉजी क्या है। अभी मेरे पहले तो आपकी कांग्रेस की प्रतिनिधि ने कहा कि उनका आइडियोलॉजी है। क्या आइडियोलॉजी है? कोई कांग्रेसी से पूछिए, वो बता सकते हैं कि आपको क्या आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है। तो ये सब उनको, पार्टी को, उनको पहले छोटे इसमें वर्किंग कमेटी में क्लियर करना चाहिए क्या हमारा दिशा है, आगे कैसा जाना है। जैसे कैसे अपोजिशन रह के कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन बन के हम गवर्नमेंट को तैयार करेंगे, अपोजिशन को करेंगे। और ये सब करने के लिए इनका कोई जो पचमढ़ी में जो कॉन्क्लेव किया, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। उसके बाद शिमला में कॉन्क्लेव हुआ, तब भी अच्छा हुआ, क्योंकि लोगों को पार्टी में जो भी लीडर है, टॉप लीडर हैं, छोटे लेवल लीडर हैं, वो सबको समय मिला कि अपना बात रखने के लिए, सबको सामने रखने के लिए, उसी में उनको थोड़ा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, तो और वो जुड़ाव बनता है और पूरी एक सामूहिक शक्ति भी बनती है। अंशुल जी, लेकिन अगर हम देखें पिछले तमाम वर्षों में कांग्रेस की पूरी कहानी गांधी परिवार से शुरू और गांधी परिवार पे खत्म, ये एक आलोचना लगातार होती रही है। और ये बात सही है कि राहुल गांधी ने पद छोड़ा, लेकिन राहुल गांधी के अलावा कौन हो सकता है, इस पर कोई चर्चा कहीं संभव ही नहीं हुई, कोई चेहरा हम नहीं देख पाते। तो जिन समस्याओं की ओर अभी कल्याणी जी ने हमें इशारा किया, बताया कि सेकेंड रैंक लीडरशिप नहीं है, तो गांधी परिवार या सोनिया गांधी या राहुल गांधी क्या इस जिम्मेदारी से या इसका जो भी नुकसान हुआ है पार्टी को, उसकी जिम्मेदारी से वो बच सकते हैं? देखिए, एक जो ये समय है, आज से पहले राहुल गांधी के पास एक चैलेंज भी जो है वो एक यूनिक चैलेंज है। वो इसलिए क्योंकि इसके पहले जितने गांधी परिवार के लीडर आए हैं, उन्होंने एक डोमिनेंट कांग्रेस को उठाया है। उनके पास जो कांग्रेस थी वो एक डोमिनेंट सिस्टम था, कांग्रेस सिस्टम था। तो जितने सोशल फोर्सेस थे, जितनी छोटी पार्टियां थी, जितने छोटे नेता थे, वो उस कांग्रेस की में विलय की ओर आते थे, उससे बार्गेन करते थे पावर शेयरिंग के लिए। आज 2014 के बाद जो कांग्रेस का जो स्थिति है, उसमें एक्चुअली अब एक सैफरन सिस्टम बन गया है और कांग्रेस वापस से ऑपोजिशन की पार्टी बनने में एक भूमिका निभा रही है अपने। इट इज स्टिल फाइंडिंग इट्स फीट। वो कोशिश कर रही है कि वो एक ऑपोजिशन का फोर्स बन पाए। अब ऐसे में 2014 का जो इलेक्शन है, उसको आप बहुत सिंपली एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट ना समझें, आप उसको एक चेंज ऑफ रेजीम समझें, जहां पे जो कॉर्पोरेट्स थे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे एक शिफ्ट किया और उनका जो पैसे की ताकत है, अनप्रेसिडेंटेड इलेक्टोरल बॉन्ड से और इन सब से जो हुई है, मीडिया पे कैप्चर किया गया है, उसके चलते जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह बदल गई है। तो राहुल गांधी के सामने सारे गांधियों में सबसे डिफिकल्ट चैलेंज भी है, नंबर 1, आपको ये मानना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो दूसरी बात यह है कि पूरे भारतवर्ष में यदि कांग्रेस की पहचान कोई है, उसका कोई सबसे रिकग्नाइजेबल लीडर है और सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत पावरफुल क्षेत्रीय छत्रप हैं कांग्रेस के, यदि उनका कोई सर्वमान्य नेता है तो वो राहुल गांधी और गांधी परिवार के लोग हैं, क्योंकि उनकी एक विरासत रही है। इसमें कोई संदेह नहीं अंशुल जी, इसीलिए शायद उनसे बहुत उम्मीद भी की जाती है। संजय जी, जो अभी तमाम समस्याएं गिना रहे हैं कि कॉरपोरेट का पैसा और इतना पैसा कि वो 35 करोड़ 40 करोड़ में विधायक
खरीद सकते हैं, ऐसा आरोप है। मैं नहीं कहता सही है कितना या गलत है, लेकिन जिस तरीके से पैसे का जो वॉल्यूम है और जिस कॉरपोरेट कब्जे की बात हो रही है, मीडिया पर कब्जे की बात हो रही, तो ऐसे में तो एक और लड़ाकू विपक्ष की जरूरत है जो जनता के पास सीधे जाकर उससे जुड़े और इन सारी चीजों पर अपनी बात रखे और उसकी साख भी ऐसी हो कि लोग उसको स्वीकार करें। आखिर मौजूदा जो कांग्रेस है और उसका जो नेतृत्व है, क्या आपको लगता है इस चुनौती का वो इस स्थिति में सामना कर पाएगा? देखिए, ये जो चुनौती है जिसका अंशुल भी जिक्र कर रहे थे, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर है। ऐसी समस्या कांग्रेस को कभी सामने नहीं आई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो इस समय सत्ता में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो जिसको कहते हैं कोई 1 इंच जगह भी नहीं देती है कांग्रेस को कि कुछ है ना अपने को एक्सपैंड कर पाए या कुछ कर रहा है। उसके साथ साथ तमाम नेताओं के ऊपर ईडी, आईआईटी, सीबीआई, तरह तरह की इंक्वायरियां चल रही हैं, सबको है ना डिफेंस पे रखा हुआ है। तीसरी बात यह है कि इस समय जो बीजेपी ने पूरा नैरेटिव कंट्रोल कर रखा है, व्हाट्सएप, फेसबुक और जो तमाम सोशल मीडिया है, उनका जो वो लोग हरदम चुनाव के मोड में रहते हैं। सबसे बड़ी उनकी ताकत यह है कि चुनाव के मोड में रहते हैं। कोई भी हेडलाइन अगर कांग्रेस लाने की कोशिश करे, उसको डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं। तो उनको साथ जो लड़ाई है ये अपने आप में कुछ अनूठी होगी। इसकी ये बात नहीं है कि कांग्रेस की ताकत है नहीं, लोग बाग इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस खड़ी हो, परंतु इसकी लड़ाई के लिए सोच बहुत जरूरी है। इसके लिए स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए और उसके अंदर राहुल गांधी थोड़े असक्षम साबित हो रहे हैं क्योंकि और लोगों को लेके चलते नहीं है। वो एकला चलते हैं। उनको तमाम कांग्रेसी नेता हैं, उन पे विश्वास की कमी है, वो उन पे भरोसा नहीं करते। तभी जो आरोप उन्होंने बार बार लगाया कि मेरे सिवा कोई बीजेपी की आलोचना नहीं करता, क्योंकि उनके दिमाग में संदेह है कि कई सारे नेता बीजेपी के साथ मेलजोल की राजनीति कर रहे हैं और ये संभव है कि कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर है कि कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 2 चुनाव हार जाएं तो उसके बाद अपना जीवन यापन के लिए जरूरी है कि सत्ता पक्ष की जो पार्टी है उसकी कुछ ना कुछ मदद करें। बीजेपी भी लिया करती थी जब विपक्ष में थी। यानी ये जो संघर्ष की बात है कि बहुत ही मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में कैसे संघर्ष तीखा किया जाए, राहुल गांधी जिस तरह से करना चाहते हैं, पार्टी के बाकी लोग शायद नहीं कर पा रहे हैं और बाकी लोगों का आरोप है कि संवाद नहीं बन पा रहा है। जो भी हो, कांग्रेस के कमजोर होने का मतलब देश के विपक्ष का कमजोर होना है और जो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सभी का बहुत धन्यवाद कहूंगा आपको कि आपने इस परिचर्चा में हिस्सा लिया। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। राजनीति में आज बस इतना ही। नमस्कार।